तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 266 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग कैसे अपनी पावर्स को बढ़ा चुका होता है और साथ में हमने सारे एम्प्रेस की मीटिंग को भी देखा होता है, जिसके बाद हमें इस एपिसोड में बताया जाता है कि जो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट होता है वो अपने फाइनल फेज में एंटर कर रहा होता है और एस्टिमेशंस के अनुसार अभी उसको अपने एक्सटिंक्शन को आने में कुछ बिलियंस इपोस का टाइम लगने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है लू फेंग के लिए। और यहाँ पे जितने भी एम्प्रेस और मोनार्चेज होते हैं उन्होंने में से कई सारे ऐसे मोनार्चेज होते हैं और एम्प्रेस होते हैं जिन्होंने कि कंप्लीट ग्रेट डाउ को कॉम्प्रीहेंड नहीं किया था, लेकिन जब वो एक्सटेंशंस का टाइम आएगा तो उन्हें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को तो छोड़कर जाना ही होगा। अगर उन्होंने अपने कंप्लीट ग्रेट डाउ को कॉम्प्रीहेंड नहीं किया होगा तो कह सकते हैं उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और वो बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ पर जो इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में थी वहाँ पर सबसे बड़ी जंग अभी के फिलहाल में रिसोर्सेज के लिए हो रही होती है और यहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं लू फेंग के लिए, क्योंकि लू फेंग की वजह से ही वहाँ पे रूल आया था कि जितने भी पापी है उन सबको खरीद कर मारा दिया जाएगा। मतलब अगर लू फेंग ऐसा रूल नहीं बनाता तो यहाँ पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में जितने भी गॉड किंग से ह्यूमन ब्लड लाइन को प्रैक्टिस करने वाले वो ऑलरेडी बिलियंस या फिर कह सकते हो ट्रिलियंस में डिवॉर करना शुरू कर देते ताकि उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि सबको पता था कि यार एक न एक दिन बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वहाँ पे अपना ऑरिजिन कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो क्यों ना सबको मार कर ही खाकर अपनी पावर्स को बढ़ा लिया जाए। यहाँ पे हमें लू फेंग के गार्डिंग मिशंस के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी जो लू फेंग टियानजी रेलम में मिशंस को कंप्लीट करा था वो भी फिनिश हो गया होता है। अभी के फिलहाल जो करेंट प्लूरल एम्पर फू होता है वो सबसे बात करते हुए कहता है और इस्तेमाल करते हुए कहता है कि नेचुरली जैसा कि लुओ है कि जो टियानजी रेलम की गार्डिंग मिशन खत्म हो चुकी है तो नेचुरली हमें वहां पर एक नए गेस्ट एल्डर को सिलेक्ट करना होगा। तो यार आप लोग बताओ कि यार आखिरकार हमें उन सब में किसको सिलेक्ट करना चाहिए। अब एम्पर फू किसी भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स को तो कर सकते हैं, लेकिन ये टास्क रॉयल फैमिलीज के द्वारा भी की जाती है, जिसके कारण एम्पर फूज के पास भी पावर्स जो होती है वो लिमिटेड होती है। ये थोड़ी ना हुई कि वो किसी को भी कितनी बार भी कर सकते हैं, उनके पास भी नंबर ऑफ टाइम्स करने की संख्या कम होती है, जिसके कारण इस बार उनके हाथों में नहीं होती है, जिसके कारण उन एम्पर फू को ये अच्छे से पता थी कि यहाँ पे टियानजी रेलम का जो टास्क होने वाला है उसके लिए बाकी और एम्प्रेस कंपीट जरूर करेंगे। इस बार मेरे हाथों में कोई भी नहीं लगने वाला है और लास्ट में आते आते ये टास्क डी यान के हाथों में ही लगेगा। डी यान वही है जो कि लू फेंग का सबसे बड़ा एम्प्रेस में एनिमी होने वाला है। हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में लू फेंग इसको भी मार डाले। इसके साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है कि डी यान डीजी और डी1 ने ऑलरेडी टीम अप कर रखा होता है, जहाँ पे उन्होंने डी1 को तो ऑलरेडी मरा हुआ समझ लिया था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका था, भले ही रिजरेक्ट हो चुका था लेकिन उससे तो मरा हुआ ही समझा जाने लगा था। जिसके साथ डी किंग वो तो इन्वॉल्व ही नहीं था, जिसकी वजह से ये तीनों काफी पावरफुल टीमिंग अप कर लिए होते हैं और अभी की जो सिचुएशन चल रही होती है तो वो भी इन सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था और डी1 अपने छोटे से ग्रुप से ही सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। मतलब उसके ही चांसेस थे कि वही टियानजी रेलम का जो गार्डिंग मिशन था उसको लेने वाला था, जिसके कारण यहाँ दिखाया जाता कि एम्पर कॉन्ग, एम्पर जी1, एम्पर जी फेंग, एम्पर वू, एम्पर यू, एम्पर मिंग, एम्पर चू, ये सभी 7 जो बचे हुए थे वो सभी एक साथ थे, इंडिपेंडेंट थे लेकिन अनकन्वेंशनल कह सकते हो। सभी लोग अलग अलग काम किया करते थे, 3 एक साथ थे, बाकी के साथ वो सब अपने अपने अलग मजे में कर रहे होते हैं। जिसके साथ यहाँ पे एम्पर फू अपने कंटिन्यू करते हैं लिस्ट को, जिसमें कि वो मिशंस के बारे में बताने लगते हैं कि जो नेक्स्ट मिशन है जो उसका लोकेशन हमें हेवेंस एंड अर्थ मेज को है, मतलब हेवन एंड अर्थ मेज को गार्डिंग का मिशन है और यही हमारा नेक्स्ट मिशन होने वाला है। तो बताओ इसको कौन करने वाला है। बताया जाता है हमें इस फायर हेयर रेलम के बारे में कि जो फायर हेयर रेलम होता है वो ऐसी जगह होती है जहां पर ह्यूमन ब्लड लाइन वाले जितने भी वॉरियर्स है उन सबको कल्टीवेट कराया जाता है, क्योंकि वहां पे क्रिएचर्स होते हैं वो सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग रेलम के स्टेजेस के होते, तो आप वहां पे जाकर फाइट कर कर अपने आप को और भी पावरफुल बना सकते हो। डेवफू फिर से क्या था कि एटलीस्ट वहां जाने वाला बंदा एक सेकेंड स्टेज ऑफ गॉड किंग रेलम का एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए, वरना उससे
नीचे के बंदा गया तो वो खत्म ऐसे ही मारा जाएगा। जिसके साथ वो सबसे पूछता है कि क्या कोई इस टास्क को लेना चाहेगा। अब डीचू जो कि अपना लू फेंग का मास्टर होता है वो बोल पड़ता है कि मैम इस फायर हेड रिलम को गार्ड करने का टास्क को लूंगा। तो ये सुनकर डियान को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारी चैलेंज में आखिरकार कौन इस टास्क को लेने वाला है, फिर से वही लूहे ही आएगा नहीं, उसी को ये टास्क तुम दोगे ना हम। यहाँ पे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया था कि एक तो लू फेंग को वो मिशन मिल चुकी थी और दोबारा लू फेंग को इतनी अच्छी जगह जाने को मिल रही होती है। इसके साथ यहाँ पे वो गुस्से में ये सारी चीजें बोल रहा होता है और कहता है कि हमें भी मौका दो, आखिरकार तुम सारे बेनिफिट्स को अपने लिए कैसे ले सकते हो। अरे यहाँ पे एम्पर जो थोड़ा सा हैरान होते हुए क्या थे, यार तुम्हें पता है ना फायर हेड रिलम कितना मुश्किल टास्क है, उसको गार्ड करना इतना भी आसान नहीं है। तो ये सुनकर डियान उससे गुस्से में कहता है कि मुझे पता है और सबको पता है कि यहाँ पे लू ही किस चीज को कल्टीवेट कर रहा है, लू ही डॉ ऑफ लाइफ को कल्टीवेट कर रहा है। और जो ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स की कल्टीवेटेड मेथड जो कि फायर रिलम में मौजूद है, उन सभी के अंदर सीक्रेट्स ऑफ लाइफ मौजूद है। तो आखिरकार हम उसे इतनी आसानी से वो कैसे लेने दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर लू फेंग वहां पे चला जाता तो लू फेंग को वहां पे और भी मिस्ट्रीज मिल सकती है, लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी तीसरी आंख से हर एक चीज में झांक कर देख सकता है, यहाँ तक कि वो इस फायर रिलम के अंदर भी हर एक क्रिएचर्स को झांक कर उसके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी देख सकता था। जिसके साथ वो इसी के बारे में गुस्सा था कि आखिरकार वो इसे कैसे कर सकता है। इसके साथ वहां पे एम्पर वो भी बीच में बोल पड़ता है कि मैं इस टास्क को लेने वाला हूं। जिसके साथ वो भी कहता कि मैंने यहाँ पे प्लान किया है कि मैं पर्सनली फायर हेड रिलम को गार्ड करूंगा और उसके मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ को स्टडी करूंगा। अब डीवू भी डॉ ऑफ लाइफ को कल्टीवेट कर रहा था अपने सेम टू सेम लू फेंग की ही तरह, लेकिन अभी तक वो ग्रेट डॉ को पूरी तरह से कंप्रीहेंड करने में नाकामयाब हो पाया था। जैसा कि लू फेंग उसको कर लिया था, लेकिन अभी तक ये बंदा नहीं कर पाया होता है। मतलब बिलियंस ऑफ ईयर से ये जिंदा है, लेकिन फिर भी उसको कंप्लीटली कंप्रीहेंड नहीं कर पाया होता है। एम्पर वू और बाकी के जितने भी बंदे होते हैं वो समझ जाते कि यार अब हो गया, अब कोई भी इस चीज को नहीं ले सकता है। वो उसको देते कि यार जाओ तुम ले लो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम लो इसको टास्क को कंप्लीट कर। क्योंकि इस बार वो एम्पर खुद से ही जाना चाहता था, डीवू ही उसको जाकर कल्टीवेट करना चाहता था। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग मान जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे टास्क सारे असाइन की जाती है कि देखो तुमको ये करना है। सारे लोग कंपटीशन में लगे हुए होते हैं, टास्क दे दी जाती है और एक एक करके सारे एम्प्रेस जाने लगते हैं। जिसके साथ वहाँ पे एम्पर फू बचते हैं और वहाँ पे एम्पर यान भी चला जा चुका होता है। मतलब एम्पर यान बचा हुआ होता है, एम्पर फू और एम्पर यान मौजूद होता है। यहाँ पे एम्पर फू एम्पर यान से क्या था एम्पर यान, तो डियान उससे पूछकर क्या था कि यार क्या मसला है। यहाँ डियान एम्पर फू एक दूसरे के काफी पुराने दोस्त हुआ करते थे। अब डी फू से क्या था कि डियान तुम आखिरकार लूह के प्रति इतना बायस्ड क्यों हो, आखिरकार तुम उससे दुश्मनी क्यों लिए हो। और वो वहाँ पे उसे समझाने लगता है, क्या था कि मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो डीचू का डिस्पल है, तो आगे कर तुम उससे फाइट क्यों करना चाहते हो, तुम तो लूहे को अपना दुश्मन बना रहे हो। तो ये सुनकर डियान कामली कहता कि देखो हम दोनों काफी लंबे अरसे से दुश्मन किए हुए, मतलब दुश्मनी हम दोनों के बीच में काफी अरसे से, तो अब कोई मसला नहीं है क्योंकि हम उसको और भी बढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो 3 एम्प्रेस होते हैं ऑलरेडी रीइनाउट हो चुके होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये तीनों एम्प्रेस एक साथ मिले हुए थे, उनकी पर्सनली अपनी दुश्मनी एम्पर चू से होती, जिसके कारण उनकी दुश्मनी लुओ ही से भी हो गई होती। इसी कारण वो सब इतना सोचते भी नहीं, लुओ ही पे अपना गुस्सा उतारा करते थे। और मोर ओवर यहाँ पे ओरिजिन कॉन्टिनेंट अपने एंड पे थी, तो इसके कारण रिसोर्सेज की भी कमी थी, तो इसकी वजह से वो और भी लुओ ही पे की गुस्सा थे कि आखिरकार उससे ये टास्क कैसे दिया जा सकता है। अब ये सब जानकर डियान उससे शांति से कहता कि देखो यहाँ पे लुओ ही की टैलेंट काफी ज्यादा हाई है, अगर हम उसे अभी समय रहते सप्रेस न करें तो वो आगे चल के और भी एग्रेसिव हो सकता है कि हमारे रिसोर्सेज के हिस्से को वो खुद ले ले। अब यहाँ पे डीफू से समझाते हुए क्या था कि देखो तुमने शुरुआत में भी जोंगफू के खिलाफ टॉलरेट नहीं किया था, लेकिन अभी तुम तो लूहे के प्रति भी टॉलरेट नहीं कर रहे हो, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब अपना डीफू उसे समझाने की कोशिश करता है। क्या सकते हो कि डीफू जो बंदा होता है वो सारे एम्प्रेस में से सबसे समझदार बंदा होता है। क्या सकते हो कि पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में अपने लू फेंग को छोड़कर वो सबसे समझदार बंदा होता है। मतलब अपने ओरिजिन टीचर्स भी प्राइमर के उन सब की बात अलग है, उन सबको छोड़ के देखा जाए तो अपने डी किंग एंचेस्टर क्या एंचेस्टर गॉड साथ में यानफेंग एंचेस्टर उन सबसे जाकर
कह सकते हो समझदार अपना डीफू ही होता है। ऐसा क्यों, तो आप लोग समझ जाओगे। अब यहाँ पे वो क्या था कि आखिरकार उससे दुश्मनी क्यों ही लेनी, बहुत जल्द हमें ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर जाकर एक साथ घूमना है, तो आखिरकार हम एक दूसरे से फाइट क्यों ही करें। अब ये सुनकर डियान की आंखें कोल्ड हो जाती है और गुस्से में कहती है कि ऑफ कोर्स ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन आखिरकार हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक बंदे को अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे आगे बढ़ना होता है और आखिरकार हम उसे ऐसा मौका क्यों ही दे कि वो अपने आप को और भी पावरफुल बना सके। अब ये सुनकर एम्परर फू उसे एडवाइस करते हुए कहते हैं कि अगर तुम फिर भी इस जिद पे अड़े रहे तो मैं ये अफ्रेड मुझे ये डर है कि तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मतलब उसको चेतावनी दे रहे होती हैं। डियान उससे कहता है कि अगर हम लोग लड़ने वाले हैं तो आखिरकार मुझे बैक स्लैश से क्या ही फर्क पड़ेगा, जिसके बाद वो भी चला जाता है। अब डीफू समझाते समझाते थक चुका था, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलता, वो भी कुछ नहीं बोलता, जिसके साथ डीफू भी अपने मन में कहता है कि यार 500 साल बीत चुके हैं और मुझे डिटेल ऑब्जर्वेशंस में ये तो पता चला है कि जो गैलेक्सी किंगडम का रूलर है वो असल में कोई और नहीं लुओ ही है। मतलब पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ह्यूमन रेस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक लौता यही बंदा होता है जिसने अंदाजा पहले ही लगा लिया होता, लेकिन इस बार तो वो बहुत हद तक कंफर्म भी हो गया था कि जो गैलेक्सी किंगडम का रूलर है वो असल में कोई और नहीं लुओ ही होता है। तो इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बंदा है जो कि पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में मौजूद है। यानफेंग एंसेस्टर या साथ में थंडर एंसेस्टर और डी किंग भी उसका पता नहीं लगा पाते, लेकिन ये बंदा जान चुका होता है। अब यहाँ पे वो कहता कि यार क्या ही कर सकते, तुम्हारे मेथड्स काफी ज्यादा रूथलेस है, तुम इस बार एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा रहे हो जिससे तुम टकरा कर चूर चूर हो जाओगे। जिसके साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि डियान और बाकी सबने लू फेंग के खिलाफ काफी बार यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए थे। मतलब कभी तो उसे मरवाने की कोशिश की थी, जैसा हमने पहले भी जाना था कि उसको मिशन देकर मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन यार वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे, वरना लू फेंग अभी इन सब के घर में घुस के मारता और वो सब कुछ भी कर भी नहीं पाते। जिसके साथ यहाँ पे ये सब भी होता है और यहाँ पे हमें लू फेंग के बारे में बताया जाता है कि लू फेंग भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ चुका होता है और डीफू ये बात अच्छे से जानता होता है कि हाँ ऐसी ही बातें वो ऐसे ऐसे ही पढ़ा था, उसको अपने पावर्स लेवल के बारे में अच्छे से पता भी होती है। जिसके बाद हमें टियानजी यूरेनियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी भी बैठा होता है और वहाँ पे जितने भी टावरिंग हेवनली पिलर्स होते हैं उन सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। मतलब लू फेंग जब शुरुआत में यहाँ पे आया था, जो टावरिंग हेवनली पिलर्स होते हैं वो लू फेंग के लिए काफी काम की चीजें होती हैं। मतलब कि उसके अंदर कई सारे सीक्रेट्स होते हैं जिसको कि लू फेंग अपने आप को पढ़कर अपने आप को और भी ज्ञानी बाबा बना सकता था। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता कि लू फेंग अभी मल्टी फेसेस बन चुका था, उसके पास तो एक आई ऑफ लाइफ एंड डेथ थी जो कि उसे दूर से ही सारी चीजों को देख रही थी। साथ में लू फेंग के पास अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की भी परसेप्शन मौजूद थी जिसके साथ वो काफी अंदर तक देख सकता था। मतलब लू फेंग के पास डबल बेनिफिट हो गया था, लू फेंग उसको अच्छे से पढ़ सकता था और लू फेंग उसको मल्टीपल एंगल से रिफ्लेक्ट कर सकता था, उसको समझ सकता था। जिसके साथ दिखाया जाता है बम लू फेंग की आई ऑफ लाइफ एंड डेथ वहां पे फिर से ब्लैक सर्जिंग रिवर को देखती है। जो ब्लैक रिवर सर्जिंग जिसको कि लू फेंग स्टडी करने की कोशिश कर रहा होता है एकदम से टर्बुलेंट हो जाती है। मतलब उसमें बहुत बड़ी लहरें आने लगती है, वो अपने रास्ते में हर एक चीज को बहा कर ले जा रही होती है और इसके अंदर हमें कुछ मिस्टीरियस लाइफ ऑफ ह्यूमन स्पीसीज के भी टुकड़े को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग देख पा रहा होता है। लू फेंग इन लाइफ डाव के सुप्रीम रूल्स को भी पढ़ता है जिसके अंदर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सारे सीक्रेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन लू फेंग उसके और भी आर पार देखना चाहता था कि यार इससे ऊपर भी क्या मौजूद है। और हमें ह्यूमन स्पेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर काउंटलेस चीजें मौजूद होती हैं। मतलब आप लोग कह सकते हो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो बाहर की एरिया है वो काफी ज्यादा खाली है, वहां पे सिर्फ कॉस्मिक्स एरिया ही मौजूद है, लेकिन वो सब एरियाज के अंदर भी कॉस्मिक क्रिएचर्स मौजूद होते हैं, वहां से भी आप लोग काफी चीजें सीख सकते हो। लू फेंग उन सब को स्टडी कर रहा होता है। इसके साथ लू फेंग और भी चीजें समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ में फिर से 36 टियानजू पिलर्स 9 ग्रेट डाउ, साथ में उसके अंदर के टियानजू पिलर्स के 4 ईच डाउ को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में मौजूद होती हैं। लू फेंग उन सबको अभी भी स्टडी करते हुए कहता है कि सीनियर युवान और बाकी सबके काफी अच्छे इंटेंशंस थे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार चैप्टर को बार बार रिपीट किया जा रहा है, पुरानी बातों को फिर से यहाँ पे लाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। चैप्टर को
जानबूझकर लंबा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में आप और भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ लूफिंग उन सबको फिर से पढ़ना शुरू करता है। लूफिंग चाहे डैक्सन में उस चीज को देख पा रहा होता है, लेकिन तभी लूफिंग उन सबको स्टडी कर रहा था कि वहां पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है टियांजू रियलम के एंट्रेंस के पास, और वो वहां पे क्या था कि ब्रदर लू है, मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर से टियांजू रियलम के गार्ड करने का जो बोझ है उसको उतारने के लिए आया हुआ हूँ। मतलब ये वही ओल्ड मैन होता है जो कि लूफेंग को शुरुआत में मिला होता है, बताया होता कि तुम्हें कैसे जाना है। वही होता है जो कि लूफेंग को अपने क्लोन को भेजकर इस जगह पे भेजा होता है। लूफेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये मिलेनियम टास्क भी अपने डेडलाइन पे आ चुकी है और ये हैंड ओवर करने का समय आ चुका है, लेकिन पहले मेरे साथ आओ, मुझे एम्पर जीवान से मिलना है। यहाँ पे लूफेंग के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसे टियांजू रियलम में गार्ड करना या फिर नहीं, क्योंकि लूफेंग ऑलरेडी अपने तीसरी आंखों से देख सकता था। उसने ऑलरेडी 36 पिलर्स को कंप्लीटली फ्रीली कंप्रीहेंड करना शुरू कर दिया होता है, जिसके साथ ओल्ड मैन भी कहता है ठीक है। जिसके बाद वो दोनों एम्पर जीवान से मिलने के लिए चले जाते हैं और जिसके बाद वो अपने ऑफिशियल हैंडओवर को दे देते हैं। लूफेंग को उसका कंप्लीट टास्क का रिवॉर्ड दे दिया जाता है और हमें बताया जाता है कि लूफेंग ने जब से इस टास्क को छोड़ा होता है वो फिर से यानफेंग इंस्टेंट कंट्रीज में चला जाता है जहां पर जियांग सिटी मौजूद होता है। अभी के फिलहाल हमें ये बताया जाता है कि लूफेंग और यानसू के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, इसके कारण वहां पे उसे जियांग सिटी के अंदर उसे पूरी तरह से मौत की घात उतार दिया गया होता है, जिसके साथ आज का दिन दिखाया जाता है, मतलब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युआंग सिटी के चारों तरफ 5 कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस खड़े हो जाते हैं और ये जो 5 माउंटेन्स होते हैं वो एक मैसिव फॉर्मेशंस की तरफ दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि असल में युआंग सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है और इसे लूफेंग ने ही सेट किया होता है। बताया जाता है कि कोई बंदा अगर इसको एक झलक से देखे तो उसे पता चलेगा कि ये एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है 5 कंटिन्यूअस माउंटेन्स का, जिसके अंदर कई सारे मिस्ट्रीज छिपे हुए हैं और इसकी पावर्स काफी ज्यादा हो सकती है। अगर कोई पावरफुल बंदा इसको देखने की कोशिश करे तो उसके अंदर और भी चीजें देखने को मिलेगी और साथ में उसे एक जायंटिक क्लॉ भी देखने को मिलेगी। इसके साथ लूफेंग बोलता है और बताता है कि असल में ये नेचुरल सीक्रेट ट्रेस थी जिसका नाम वर्ल्ड ऑफ पाम ऑफ हैंड होता है। लूफेंग ने 500 एपोस के अंदर लूफेंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और लूफेंग ने अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था और साथ में उसे ड्रीम डोमेन के अंदर से कई सारे इनेट ट्रेजर्स, मतलब सिर्फ एक ही इनेट ट्रेजर मिले होते हैं डीप रीजन्स की, और जो वो क्लॉ होता है वही मिली होती है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि उस क्लॉ के अंदर भी कई सारे एंडलेस मिस्टीरियस ऑफ सीक्रेट पैटर्न्स मौजूद होते हैं और एक बार इस क्लॉ को एक्टिवेट कर दिया गया, क्लॉ मतलब पंजा, इस पंजे को एक्टिवेट कर दिया गया तो ये नेचुरली एक पाल्म का रूप ले लेगी, मतलब हथेली का रूप ले लेगी। पूरा का पूरा पंजा मतलब शेर का पंजा, मान लो इंसान के हाथ के जैसा अपीयर हो जाएगी, जैसे 5 उंगलियां होती हैं तो 5 माउंटेन्स को रिजेंबल्स कर रही होती हैं। इसी कारण लूफेंग ने उसे पाल्म रियलम का नाम दिया होता है। लूफेंग ने उस क्लॉ को रिफाइन भी किया होता है और साथ में उसको मास्टर भी कर लिया होता है। मास्टर करने के बाद लूफेंग ने उस एक छोटे से क्लॉ को युआंग सिटी के एरियाज के अंदर अंडरग्राउंड एरिया के अंदर बिछा दिया होता है, जो कि असल में वहां पे प्रोटेक्शंस के रूप में होती है। लूफेंग सोचता है कि यहाँ पर कुछ ही ऐसे लोग थे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में जो कि इस इनेट ट्रेजर्स को देख सकते हैं और यहाँ पे लूफेंग को ये चीज पता थी कि इस चीज को देखने के साथ लूफेंग की जो आइडेंटिटी है लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी की वो रिवील हो जाएगी कि वो कोई और नहीं मैं ही हूँ, मतलब लुओ ही लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी है, क्योंकि लूफेंग जो कि अभी लुओ ही है उसके पास इतनी पावर्स ही नहीं है कि वो इस पावरफुल क्लॉ को अपने युआंग सिटी में रख सके और लूफेंग ने अभी उसे युआंग सिटी के अंदर ही रखा था। तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में लूफेंग की आइडेंटिटी रिवील के बारे में बताया जाए या फिर कुछ नेक्स्ट एपिसोड में तो दिखा ही दिया जाएगा, क्योंकि लूफेंग उतने पावरफुल सीक्रेट ट्रेस को अपने युआंग सिटी में रखा हुआ था जो कि उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। लेकिन अभी के फिलहाल लूफेंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो या फिर क्यों ना, क्योंकि लूफेंग की यार जो पावर्स है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुकी है। वो ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस ओरिजिन कॉन्टिनेंट में शामिल हो चुका होता है। लूफेंग ने तो ओरिजिनली प्लान किया था कि वो डी किंग से कुछ फॉर्मेशन ट्रेजर सीक्रेट को बाई करेगा ताकि वो युआंग सिटी को प्रोटेक्ट कर सके और साथ में डोहो सेक्ट के हेडक्वार्टर्स को भी बचाया जा सके। वैसे लूफेंग की पावर्स के हिसाब से अगर वो प्रोटेक्शन ट्रेजर भी ना
अच्छा लगा था तो किसकी मजाल थी जो कि लू फेंग के अपने हुआंग सिटी पे अटैक कर सके। लेकिन जबकि लू फेंग के पास वो इनेट ट्रेजर आ चुका था तो लू फेंग को पता था कि ये उसके लिए काफी ज्यादा सुटेबल रहेगी। लू फेंग ने उसके सिर्फ कुछ ही पोर्शन की पावर्स को एक्टिवेट किया था, लेकिन फिर भी उस इनेट ट्रेजर्स की उतनी सी पावर से वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट की पावर लिमिट को टच कर गई थी, मतलब कि उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा होती है। लू फेंग कहता है कि ड्रीम रियलम तो सच में मैजिकल है जो कि इतने रेयर ट्रेजर्स को जन्म दे देती है, मतलब कि यार ड्रीम रियलम भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है जिसके अंदर ऐसे ऐसे ट्रेजर्स मौजूद होते हैं। सबके बारे में हमें फुल पावर्स के बारे में नहीं बताया जाता कि आखिरकार ये कितना पावरफुल होते हैं, कितनी इतनी शक्तियां होती, जैसे स्टार टावर भी अभी मिस्टीरियस है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में लू फेंग जब बाहर निकले तो लू फेंग इसी पाम का यूज कर सकता है, क्योंकि लू फेंग को कहीं ना कहीं किसी एक ट्रेजर्स को लेकर तो बाहर जाना ही पड़ेगा। इसके साथ लू फेंग क्या था कि अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट में सच में मेरी जिंदगी बड़ी आसानी से कट रही है। लू फेंग पूरे के पूरे वाइल्डनेस में घूमने लगता है, वहाँ के सराउंडिंग फ्लावर्स, ग्रासेस, ट्रीज और डिस्टेंट स्ट्रेंज बीस्ट को देखना शुरू करता। मतलब लू फेंग की जिंदगी काफी बोरिंग हो चुकी थी। लू फेंग ये समझ चुका था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट उसकी लाइफ बड़ी आसानी से कट रही है। लू फेंग को क्या चाहिए था? प्रॉब्लम्स 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 और साथ में फाइट करने के लिए कुछ बंदे, ताकि वो उनसे फाइट करके अपने अंदर के बीस्ट को शांत कर सके। जिसके साथ लू फेंग अभी कह सकते हो जैसा कि वो सेक्टर लॉर्ड से अंडाइंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए 80,000 साल तक अपने आप को भ्रमण करवाया था, सेम टू सेम लू फेंग अभी ऐसा ही कर रहा होता है। इसके साथ लू फेंग घूम रहा होता है, उसके एक ही झलक में उसे सोर्स ऑफ लाइफ फोर्स दिखते हैं जो कि फ्लावर्स, ग्रास, ट्रीज, स्ट्रेंज बीस्ट के अंदर मौजूद होती हैं। लू फेंग उनके अंश को देखने लगता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक एनर्जी ओरिजिनेट होना शुरू कर देती है जो कि वो सारी चीजें प्लांट्स, एनिमल्स, बीस्ट एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, जिससे कि वो स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं, बन सकते हैं। और यहाँ पे लू फेंग खुद से पूछता है कि आखिरकार कल्टीवेशन होता क्या है, जहाँ लू फेंग कहता है कि कल्टीवेशन कुछ और नहीं बल्कि एक रास्ता है जिसमें कि हम कैसे और भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कि हम अपने आप को कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर सके, ताकि हम उस ऑपरेशन जहाँ पे हाईएस्ट रूल्स मौजूद है वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे बन सके। इसके साथ लू फेंग आगे बढ़ता जाता है और जितने भी सराउंडिंग ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रास होते हैं वो पूरी अलार्मिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि लू फेंग आगे बढ़ रहा था, अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। उसकी एनर्जीज को वो सारे प्लांट्स, एनिमल्स और कितने बीस्ट होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, और उन सबको एब्जॉर्ब करने की वजह से ही उनकी जो पावर्स होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप लोग अंदाजा लगा लो इस चीज से कि लू फेंग ऐसे ही खुले आम वाइल्डनेस में घूम रहा था, मतलब ऐसे ही अपने कदमों को रख रहा होता है, और वहां पे जितने भी ट्रीज होते हैं ना वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, यहाँ नहीं बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, यहाँ भी कम पड़ रहा है तो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर जितने लंबे हो जाते हैं, मतलब वहां पे हो सकता है कि सैकड़ों पैर हो, लेकिन वो सैकड़ों पैर ही इन ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में चले जाते हैं। तो मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि पूरा का पूरा ओरिजिन कॉन्टिनेंट कितना मैसिव हो सकता है। लेकिन फिर भी लू फेंग एक ही झटके में अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के इस कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है, मतलब इसकी स्पीड इनफिनिटली हो चुकी होती है। इसके साथ लू फेंग उन सबको देखने लगता है, जहां पे वो देख पा रहा होता है कि वो शायद जितने भी ट्रीज हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस बनना शुरू हो गई होती है, और वो इस यूनिवर्स को कॉम्प्रिहेंड करना भी शुरू हो गए होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो वाइट तक को पेनिट्रेट करने लगती हैं। इसी के साथ जो डिस्टेंस में स्ट्रेंज बीस्ट भी होते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। और लू फेंग की पावर्स को आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि लू फेंग यहाँ पे सिर्फ अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, तो इन जो स्ट्रेंज बीस्ट जो कि दूर में मौजूद थी, बगल में भी नहीं थी, कह सकते हो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स उससे भी जहां दूर में होंगे, लेकिन वो सभी भी ब्रेक थ्रू करना शुरू कर जाते हैं। उनकी पावर्स इवॉल्व होकर वाइट ट्रू गॉड लेवल, इतना ही नहीं इटर्नल ट्रू गॉड लेवल इतना भी कम पड़ रहा है, तो केओस लेवल इतना भी कम पड़ रहा था, वो शायद जितने भी स्ट्रेंज बीस्ट होते हैं वो गॉड किंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। मतलब उनकी इतनी पावर्स चली जाती हैं, और एक एक करके वो जितने भी स्ट्रेंज बीस्ट होते हैं डायरेक्टली गॉड किंग लेवल में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बताया जाता है कि उन सबकी कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा कमजोर होती है, जिसके कारण उनकी इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा कम होती है, और वो अपने इतने बड़े से बॉडी को कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जिसके कारण ये रिजल्ट होता है कि
उनकी पावर्स इतना बढ़ने के बाद भी उनके जो बॉडी होती है वो एक्सप्लोर हो जाती है। मतलब लूफेंग कह सकते हैं कि गॉड किंग की अपनी एक आर्मी ही क्रिएट कर सकता है, लेकिन उन सब के पास इतनी कॉन्शियसनेस की पावर्स ही नहीं होंगी कि वो अपने बॉडी को विद स्टैंड ही कर सके। आप मान लो 5-6 फीट के हो, लेकिन आपको एकदम से 6 ट्रिलियन फीट का बना दिया जाए तो आप भी एक्सप्लोर हो जाओगे। आपकी कॉन्शियसनेस उतने बड़े बॉडी को यार संभाल ही नहीं सकती। सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा था। लूफिंग कहता है कि मैं तो इन्हें एनलाइटमेंट कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए उनकी जो स्पिरिचुअल विल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो इतने मैसिव फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल होगा कि यार लूफिंग इतना ही पावरफुल है तो यार लूफिंग अपने जितने भी ह्यूमंस से आते हैं उन सबको एक एक करके ब्रेक थ्रू क्यों नहीं करवा देता। मतलब ये भी तो हो सकता है, लेकिन यार ये जो आपने देखा कि कैसे उन सब की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो मार जा सकते हैं, वैसे ही उन ह्यूमंस के साथ भी हो जाएगा। वो भले ही अपने पावर्स को बहुत जल्दी बढ़ा दे, लेकिन उन सब की कॉन्शियसनेस भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कोई एकदम से इतने पावर लेवल को गैप को मेजर कर सके। हो सकता है कि वो कैसे भी कर लें, लेकिन आगे आने वाले जो कल्टीवेशन लेवल होंगे वो उनमें हमेशा के लिए अटक कर रह जाएंगे। मतलब कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप मान लो इटर्नल ट्रू गॉड से सीधे गॉड किंग लेवल पे पहुंच गए तो ये बहुत बड़ा मैसिव चेंज हो जाता है। आपने डाउ को सीखे हो ना कुछ और को सीखे हो तो आप आने वाले नेक्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर नहीं सकते हो। गॉड किंग के फर्स्ट लेवल में आ गए तो सेकेंड लेवल आने में यार छोड़ ही दो, सपना ही छोड़ दो, आप कभी भी आगे लेवल में जा ही नहीं सकते। इसलिए ऐसा करना थोड़ा सा नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन हो सकता है कुछ भी। लूफेंग का मन हुआ तो अपने गॉड किंग की एक आर्मी ही बना लेगा, जिसके साथ लूफेंग वही सोचने लगता कि यार मैं अपने एक गॉड किंग के लेवल से सेकंड लेवल की पीक लेवल तक के बंदे को बना सकता हूँ, लेकिन यार मैं कभी भी उन सब के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को पावरफुल बना ही नहीं सकता, जिसकी वजह से कहा जाए तो वो सब ये सब कर ही नहीं सकते। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक टावरिंग ट्री, उसके अंदर भी अपनी कॉन्शियसनेस आ जाती है, और जबकि लूफेंग ने उसे इतना पावरफुल बनाया था तो खड़ा होता है और वो टावरिंग ट्री एक ओल्ड मैन में तब्दील हो जाता है। लूफेंग के सामने झुकते हुए उसे मास्टर कहता है। मतलब देखो लूफेंग ने उतने सारे प्लांट्स लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है जिनमें से एक सक्सेसफुल हो चुका होता है जो कि ओल्ड मैन में तब्दील होकर उसको ग्रीट कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक और प्लांट को दिखाया जाता है जो कि एक वुमेन में तब्दील हो जाते हैं और वो भी लूफेंग को कह सकते हो कि बोक करने लगती है। जिसके साथ वहां पे एक और बर्ड लाइट बीस्ट होता है जो कि यंग मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भी लूफेंग के सामने रिस्पेक्टफुली बोक करने लगता है। इन सब की जो स्ट्रेंथ होती है वो केओटिक रियलम जितनी होती है। ऑफ कोर्स उन्हें एनलाइटमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस से मिली थी, मतलब लूफेंग ने उनको एनलाइटमेंट किया होता है। अब लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि एक गॉड किंग लेवल्स के लाइफ फॉर्म्स को एनलाइटमेंट करना इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद लूफेंग कहता है कि चलो मुझे अब इन लाइफ डाउ को इन्फिनाइटली प्रोफाउंड बनाना होगा। मतलब लूफेंग अपने रास्ते पे चल चुका था कि कैसे वो लाइफ डाउ को कंप्लीटली सीख सके ताकि वो लाइफ को क्रिएट कर सके। जिसके साथ लूफेंग उन सारे आगे बढ़ना शुरू करता है, अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू करता है और उसके मन में एक ट्रेस कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। उसे बस ये समझना था, मतलब कह सकता है कि यहाँ पे उसे कंफ्यूजन को ही खत्म करनी थी और उसे सिर्फ ये समझना था कि आखिरकार जिंदगी आई कैसे, ये बनी कैसे, ये स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, ये इवॉल्व कैसे हो सकती है। ये सारी मिस्ट्री लूफेंग के दिल में ही छिपी हुई होती है और कह सकते हो कि यहाँ पे आने वाले एपिसोड्स में लूफेंग इन्हीं सब में रहने वाला है। लूफेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट का भ्रमण करने वाला है, जिससे कि लूफेंग अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा और जब उसे सारी चीजें समझ में आ जाएगी तो हो सकता है कि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जा सके। लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग यार कमेंट करके बताओ, मैं इस चैनल पे या डोंगवा या फिर किसी एनिमे को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एनिमे पसंद है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके एक्सप्लेनेशन जरूर लाने की कोशिश करूंगा। मैं फुल सीरीज को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि एक बार में झंझट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।